नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। बीते कुछ दिनों से नाला सुपारा का जो हत्याकांड है उसके तमाम अपडेट्स आप हमारे माध्यम से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अब इसमें जो आज तीसरा दिन है पुलिस रिमांड का, पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। जिन्हें पता होगा उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता है बता दें। पुलिस कस्टडी में जब कोर्ट पुलिस कस्टडी देती है तो जो भी गुनाह हुआ होता है, जो भी अपराध हुआ होता है, इससे संबंधित जो जांच होती है और जो सबूत होते हैं, पुलिस उन कस्टडी पीरियड में उन सबूतों को जमा करती है। अब ये आज तीसरा दिन है। तो पिछले 2 दिन क्या हुआ, मैंने बताया था। पहले दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस पूरी जो क्राइम स्टोरी है उसको ओपन करने, यानी उसका खुलासा करने की पूरी जांच पड़ताल की। और पड़ताल करने के बाद जो कहानी उस महिला ने और मोनू शर्मा ने बताया, जो चमन चौहान और मोनू शर्मा ने बताया, उस कहानी के आधार पर पुलिस आगे की जांच शुरू की। तो दूसरे दिन मैंने आपको दिखाया था कि दूसरे दिन पुलिस जो है पंचनामा करने के लिए चमन चौहान को उस क्राइम स्पॉट पर लेके गई थी जहां पर उसने अपने पति की हत्या की और वहां पे शव दफना दिया था। वहां से पुलिस ने 2 चीजें बरामद की, एक फावड़ा और उसके साथ उसका घमेला जो सामान उठाने का है, और दूसरा एक मोबाइल, जिसे चमन देवी ने बेहद शातिर तरीके से उस सामान को, यानी मोबाइल को और चीजों को उसके जो कब्र उसने बनाया था उसमें से बरामद किया है। ये तो हो गया 2 दिन का। आज है तीसरा दिन। तीसरे दिन में पुलिस उस स्टोरी पर चल रही है जिस स्टोरी के हिसाब से उस महिला ने क्राइम सीन किया था, उस हत्या को अंजाम दिया था। अब यहां पे आपको दिखा दें कि मेरे पीछे जो केबिन है, आप देखिए ये केबिन है और हम खड़े हैं इस समय उसी पुलिस स्टेशन में जहां पे ये महिला है, और ये केबिन है। इसी में चमन देवी को रखा गया है। चमन चौहान ये वो शातिर महिला है जिसने अपने पति की हत्या कर दी है, और उसके साथ पुलिस अब लगातार इंट्रोगेशन कर रही है। और बता दें, आज जो तीसरा दिन है, पुलिस अब सबूतों के और उन कड़ियों के जोड़ने पर काम कर रही है जिसके माध्यम से चमन चौहान ने अपने पति की हत्या की है। तो धीरे धीरे यह बात साफ होने लगी है कि चमन चौहान ने अपने पति की हत्या की थी, किस प्रकार से की थी। जो कहानी सामने आई है वो बहुत ही खौफनाक है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को विजय चौहान जो है वो गायब हुआ था और 21 जुलाई को उसकी लाश मिली थी। तो इन 19 दिनों में क्या कुछ हुआ होगा। तो बिल्कुल 2 जुलाई को जब ये मोबाइल उसका बंद हुआ तो ये माना जा रहा है कि 2 जुलाई की रात को उसकी हत्या की गई और उसका मोबाइल बंद किया गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 1 जुलाई की रात क्या हुआ। 1 जुलाई की रात के बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार, जब मोनू शर्मा और चमन देवी दोनों आपस में मिला करते थे, तो चमन देवी का जो लड़का था, 6 साल का लड़का, वो उनके साथ हमेशा रहा करता था। एक मां की मजबूरी बच्चे के साथ रहने की होती है, यानी मां के बिना बच्चा रह नहीं पाता। ऐसे में वो बच्चा भी अपनी मां के पास हमेशा रहता था और वो मां की सारी एक्टिविटी भी वो नोट करता था, क्योंकि इनका जो बच्चा है वो भी बहुत स्मार्ट है। वो हर चीज को बहुत बारीकी से बताता है, जो ये बता सकता है कि यहां से निकलने के बाद वो लोग कलम बीच गए, वहां से निकलने के बाद वो लोग पूना गए, वहां महाड़ा की सोसाइटी में रहे। इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और वो हर चीजों को बारीकी से देखता है। तो वहां पर बच्चे ने ये नोटिस जरूर किया होगा। और ये जो कहानी है, इस कहानी में उसने बहुत बड़ा योगदान किया, और या यूं कहा जाए कि उसने अपने बाप को आगाह किया, बार बार आगाह किया, और उसने ये भी बताया। और उस रात को, 1 तारीख की रात को, उसने अपने पिता को ये चीजें बताई कि माँ जो उसकी है चमन चौहान, वो लगातार मोनू शर्मा से बातें कर रही है, फोन पे बातें कर रही है, उसको मिलने से बाज नहीं आ रही है। जैसा कि मोनू शर्मा की मां का आपने बयान सुना, उसकी मां ने कहा कि उनके बेटे की ये प्रक्रिया जो चल रही थी, ये जो लफड़े चल रहे थे, वो बार बार सुलझाने का प्रयास कर रही थी, जो पिछले 3 महीने से कर रही थी। लेकिन ये 3 महीने का प्रेम संबंध नहीं है। दरअसल ये प्रेम संबंध 1 साल या उससे भी ज्यादा पुराना है, क्योंकि विजय चौहान जो इस घटना में मृतक हैं, उनकी जब मां यहां पर आई थी, जो कि पिछले 4 महीने रह के गई थी, उन्होंने भी अपने बयान में यह शामिल किया है कि वो लेडी जो थी वो उनके कंट्रोल के बाहर थी। यानी चमन देवी पहले से ही क्रांतिकारी थी, पहले से ही बगावती थी, वो अपनी सास से भी उसकी नहीं जमती थी। तो सास भी हिम्मत हार के उसने विजय चौहान के पास भेज दिया था और उसने कहा था कि इसको लेके जाओ और आप संभालो, मेरे बस की बात नहीं है। तो उसको लेकर जब चमन यहां पर आया, जब विजय चौहान यहां पर आया, तो चमन देवी यहां पे घर की मालकिन हो गई। और उसका पति जब काम पे जाता था तो ये अपने बचे हुए अधूरे सपने पूरा करती थी। इस तरह की घटना
तो अब इसमें यह हुआ कि जब बच्चा बताने लगता था रोज कि पिताजी मेरी मम्मी जो है वो मोनू शर्मा से बराबर मिल रही है और बराबर बातें कर रही है, इसको लेकर हर रोज विजय चौहान और चमन चौहान में डेली लड़ाई होती थी। अब यहां पे एक सूत्र ये बता रहे हैं कि रात 1 जुलाई की रात, वो 2 तारीख की रात, अब वो जब गायब हुआ था उसके एक दिन पहले की बात क्या हुई होगी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1 तारीख की रात को चमन चौहान की पिटाई विजय चौहान ने जमकर की थी। उस दिन वो आपा खो चुका था और उसने चमन चौहान की जमकर पिटाई की थी। और उस पिटाई के बाद शायद चमन चौहान ने डिसाइड कर लिया कि अब विजय चौहान को और वो झेल नहीं सकती, और उसने उस समय डिसाइड कर लिया कि इसकी अब हत्या कर देनी है। और 2 तारीख वो दिन आया जब चमन चौहान को उसने रास्ते से हटा दिया और लाश को भी ठिकाने लगा दिया। आगे भी कई इसमें पॉइंट्स हैं जो आपको आगे की हम कड़ी में बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन आज क्या हुआ, तीसरा दिन रिमांड का। पेल्हार पुलिस बेहद ही तेजी से मुंबई की, महाराष्ट्र की और मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की यह पुलिस, पेल्हार पुलिस 12 से 18 घंटा में आरोपी को ट्रेस कर लेती है और उनको अपने कब्जे में ले लेती है। यानी चमन चौहान जो है उसके सपने 1% भी पूरे नहीं हो पाते। उसने मोनू शर्मा के साथ जो एक रात गुजारी है, समझो आप उस एक रात की कीमत उसकी जिंदगी खराब हो गई और अब वो जेल की सलाखों के पीछे से बाहर कभी नहीं आ सकती। मसला कैसे जा रहा है आगे वो देखिए। एक दिन का सपना पूरा करने के लिए उसने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, अब उसकी जिंदगी पूरी नष्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, आज जो है पुलिस मोनू शर्मा को उस लॉज में लेके गई है जहां पे उन्होंने रात गुजारी थी। ये जो एरिया है मुंबई से सटे हुए शहर पालघर के नाला सोपारा का है। यानी आप उस घटना को कनेक्ट कीजिए जो मैंने बताई थी 19 जुलाई को, जब ये स्टेशन नाला सोपारा से जब उसने ट्रेन पकड़ा था, वहां से वो फरार हुई थी ट्रेन पकड़ने का बहाना बना के। लेकिन वो ट्रेन पकड़ने नहीं गई, वो अपने प्रेमी मोनू शर्मा के साथ कलम बीच पर गई, उस बीच पर जहां उसने रात गुजारी। ये जानकारी उनके बच्चे ने दी थी अपने चाचा को और उस पे पुलिस काम कर रही है। और तथ्यात्मक तरीके से देखा जाए तो ये भी सही तथ्य है, क्योंकि पुलिस उसकी तस्दीक करने गई है, पुलिस उसकी जांच करने गई है, पुलिस उसके वेरिफिकेशन करने गई है और पुलिस उस पे सबूत जमा करने गई है। इसका मतलब यह है कि उसने वहां पे रात गुजारी और बच्चे ने अपनी आंखों देखी जो बताई कि मां ने और उसके प्रेमी शर्मा ने बेशर्म होकर बच्चे के साथ ही कई ऐसे सामने ही ऐसे कांड किए जो कि उसको खुद को अच्छा नहीं लगा। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उसने अपने दिमाग में सारी बातें रखी और आने के बाद उसने तुरंत बताया कि वहां पर पहले दिन क्या कुछ हुआ था। बेहद ही शर्मनाक है, असामाजिक है। इस तरीके का व्यवहार एक महिला से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि एक महिला इस तरीके का व्यवहार कर सकती है। जो माँ है, बच्चा उसके साथ में है, ये माइंडसेट उसका कहाँ गया था। जैसा कि मैंने कल बताया था कि उसका जो मोबाइल चेक किया गया है उसमें वो सालों से क्राइम पेट्रोल देखती है। वो कहा जाता है ना, एक कहानी है, एक कहावत है कि आप जिस माहौल में बैठते हैं आपका माइंडसेट वैसे ही काम करता है। अगर आप शमशान में बैठे होंगे, अगर आप कब्रिस्तान में बैठे होंगे तो आपका दिमाग उस तरफ काम करेगा। अगर डांस में वही आदमी शादी में जाता है और डांस करने लगता है, वही आदमी किसी के यहाँ मातम में जाता है तो रोने लगता है। तो यानी इंसानी भावनाएं आपके परिवेश के हिसाब से काम करती हैं। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके पास क्राइम सीरीज का जरूर हुआ होगा, क्योंकि इसने उस हर शख्स को गुमराह किया जो उस परिवार से जुड़ा था या उस क्राइम स्टोरी से जुड़ा था या उस विजय चौहान से जुड़ा था। उसने हर आदमी को कैसे गुमराह किया आप देखिए, बेहद ही बारीकी से उसने गुमराह किया। यानी बड़े भाई से उसने टाइल्स लगवाई और उसको भी गुमराह किया। छोटे भाइयों को यह बताया कि वो बाहर गया है। अपनी सास यानी विजय की मां तक को उसने गुमराह किया। तो यानी उसके दिलो दिमाग में एक पिक्चर घर कर गई थी कि उसको कैसा भी करके उसको चमन चौहान को यह समझ में आ गया था कि विजय चौहान से उसको पीछा छुड़ाना ही है। जबकि मोनू शर्मा जो है, मोनू शर्मा इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी नहीं है, वो बराबर का दोषी है। क्यों? क्योंकि किसी के क्राइम को, किसी के अपराध को अगर आप उसमें चुप्पी साधते हो तो कानून में जुर्म है। अगर उसको मालूम था तो क्राइम होने से बचाना था, लेकिन उसने नहीं बचाया। कहीं ना कहीं उसका भी इसमें योगदान रहा। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंसान के कानून का साथ देने का, नहीं तो साथ नहीं दिया वो भी अपराध है। तो इस तरह की घटनाएं समाज में बेहद ही कड़ा संदेश लेकर आती हैं और लोगों को चौंकाने वाली, साथ में दुखद घटना भी है। तो अब ये तीसरे दिन का प्रोग्रेस मैंने जो आपको बताया है, ये तीसरे दिन का प्रोग्रेस है जिसमें आज पुलिस ने पंचनामा किया। कल पंचनामा किया, स्पॉट पे लेके गई थी और आज मोनू शर्मा को लेके गई है और वो उस लॉज का पूरा पंचनामा कर रही है।
पूरी चीजें कर रही है और उसके बाद उसको यहाँ पे लाया जाएगा। फिर चौथा दिन कल होगा और चौथे दिन में क्या कुछ होता है हम आपको आगे बताते हैं। फिलहाल ये जो स्टोरी मैंने बताई है, ये पूरी स्टोरी जो है अभी तक प्रोग्रेसिव है, यानी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मे भी कुछ एविडेंशियल आगे पीछे हो सकते हैं। 7 दिन की अभी पुलिस को कस्टडी है और कस्टडी में पुलिस को अभी वो हर चीज तलाश करनी है जो इस क्राइम से जुड़ा हुआ है। तो हम ये प्राथमिक जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, बट पुलिस क्या रिपोर्ट पेश करती है और पुलिस को क्या सबूत मिलता है और इसमें तथ्य क्या जुड़ सकते हैं, वो प्रोग्रेसिव स्टोरी है। इसलिए आपको धैर्य रखे रहना चाहिए और कंक्लूजन पे अभी हमें नहीं पहुंचना है कि एक्चुअल में ये कहानी में और कितने किरदार जुड़ सकते हैं या फिर कहानी किस तरफ मोड़ ले सकती है। अब इसमें कई सवाल हैं जिसको हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।